रिजिजू ने कहा, सरकार चर्चा के लिए है तैयार। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के तहत शिक्षा के अपग्रेडेशन को बताया जरूरी। शिक्षा व्यवस्था को अर्थव्यवस्था की वास्तविक जरूरतों से जोड़ने की प्रक्रिया पर दिया बल। पोस्ट बजट वेबिनार में कहा, एआई और ऑटोमेशन के क्षेत्र में भी करना होगा फोकस। दिल्ली शराब नीति मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर केजरीवाल सिसोदिया से मांगा जवाब। सीबीआई ने घोटाले से जुड़े सबूत होने का किया दावा। दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शराब घोटाले को बताया आम आदमी पार्टी का आपराधिक षड्यंत्र। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग से मिला भाजपा का प्रतिनिधिमंडल। प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव की अपील। भाजपा ने संवेदनशील बूथों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर दिया बल। संवेदनशील बूथों पर केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। लोकसभा में सोमवार को विपक्षी दलों के सदस्यों ने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा कराने की मांग को लेकर हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के इस रुख पर अड़े रहने के कारण लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने के विपक्ष के नोटिस पर चर्चा और मतदान की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। सदन की बैठक 2 बार स्थगित होने के बाद दोपहर 3 बजे शुरू हुई तो पीठासीन सभापति जगदंबिका पाल ने कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद को लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अपना संकल्प रखने को कहा। इस दौरान कांग्रेस समेत विपक्ष के सदस्य पश्चिम एशिया के हालात पर सदन में चर्चा कराने की मांग करते हुए आसन के समीप आकर नारेबाजी करने लगे। इसके चलते निचले सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष संसद का समय बेबुनियाद मुद्दों पर बर्बाद कर रहा है और चर्चा से भागने की कोशिश कर रहा है। पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को असफल लीडर ऑफ अपोजिशन बताया है। ना तो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर समझ है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं। जब से राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बने हैं, उनके मन में शायद संसद चलाने की इच्छा ही नहीं है। वो पहले से ही सुनियोजित करके आते हैं, प्लैकार्ड लेके आना, हाउस डिस्टर्ब करना, बेबुनियाद विषय के ऊपर पार्लियामेंट का समय खराब करना। और जिस दिन इतना महत्वपूर्ण विषय चर्चा होने वाला था, वो आज डिबेट से भागने का भी सोच के आए थे, क्योंकि उनको स्पष्ट पता है कि स्पीकर के ऊपर पूरे सदन का कॉन्फिडेंस है। उनके खुद के अलायंस के मेंबर भाग रहे हैं इस डिबेट से। राहुल गांधी जी एक फेल्ड लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पार्टी पर संसदीय प्रणाली को शर्मसार करने का आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। लोकसभा अध्यक्ष के प्रति कांग्रेस पार्टी के रवैये पर धर्मेंद्र प्रधान ने नाराजगी जाहिर की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा, लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकसभा अध्यक्ष का पद पूरे सदन की गरिमा और निष्पक्षता का प्रतीक होता है। फिर भी प्रमुख रूप से राहुल गांधी समेत पूरी कांग्रेस लगातार इस संवैधानिक पद को निशाना बना रही है। अविश्वास प्रस्ताव लाना और लोकसभा अध्यक्ष जी पर निरंतर टिप्पणी करना दरअसल संसद की मर्यादा को चुनौती देने की सोची समझी राजनीति है। जो लोग लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान नहीं कर सकते, वो लोकतंत्र की रक्षा की बात किस हक से कर रहे हैं? सच्चाई तो यह है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना और उनके प्रति अविश्वास का माहौल बनाना कांग्रेस की पुरानी राजनीतिक प्रवृत्ति रही है। संसद के भीतर पहले शोर मचाकर चर्चा की मांग करना और जैसे ही सरकार की ओर से जवाब दिया जाता है तो हंगामा, नारेबाजी और व्यवधान खड़ा करना।
गंभीर विषयों पर तथ्य सुनने का साहस नहीं होता तो कभी कार्यवाही ठप कर देते हैं तो कभी वॉकआउट कर जाते हैं। भारत की प्रगति पर इन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है, इसलिए संसद को ही अपने राजनीतिक एजेंडे का अखाड़ा बना दिया है। आज कांग्रेस और उसके सहयोगियों की राजनीति केवल भारत की विकास यात्रा में अवरोध खड़ा करने और जनता द्वारा मिले जनादेश का अपमान करने तक सीमित हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा संविधान और नियमों की अवहेलना की है और उनका रवैया गैर जिम्मेदाराना है। एक गैर जिम्मेदारी का एक हद होता है, हद पार कर रहे हैं। विषय क्या है? इन लोगों का एक अविश्वास प्रस्ताव है। आज लिस्ट ऑफ बिजनेस में क्लियरली लिखा है कि इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। रेजोल्यूशन उन लोगों को मूव करना है। कुछ कांग्रेस के लोग जो इनिशिएशन करने के लिए कह रहे हैं स्पीकर के नो कॉन्फिडेंस के मोशन के ऊपर, कई अपोजिशन पार्टी दे आर नॉट रेडी। अभी तो जब गलती हो गया, गलती तो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो मूव भी करना चाहते हैं, उसी के साथ ही साथ तो वो चर्चा भी नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए डिमांड फर्स्ट डिसरप्ट लेटर ये कांग्रेस का नियम बन गया है। और उसके साथ ही साथ ये फर्स्ट फैमिली अपने आप को जो समझते हैं वो लोग, उनको कोई संविधान रूल नहीं है, वो जो कहते हैं वही रूल, ऐसे वो समझ के बैठे हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास तर्क की कमी है और सत्र के दौरान बेवजह हंगामा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष स्पीकर के खिलाफ झूठा आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जो पूरी तरह से निराधार था। जब नेतृत्वहीन विपक्ष हो, तथ्य और तर्क की कमी हो और कंफ्यूज दिखे तो यही होता है जो आज हुआ। पूरा सत्र पिछला बर्बाद करने का प्रयास किया। स्पीकर साहब के खिलाफ एक झूठ का पुलिंदा बनाकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए। स्पीकर महोदय ने बड़ा मन दिखाकर मॉरलिटी की बात करके, नैतिकता की बात करके चेयर पर नहीं बैठे, आसन पर नहीं बैठे। जब पहला दिन चर्चा का आया तो विपक्ष चर्चा से भागता है क्योंकि तथ्य और तर्क नहीं है। झूठ का पुलिंदा उनके कंधे पे बंध के जाने वाला है। ये नेतृत्वहीन जो विपक्ष है, इसको यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि देश की जनता का पैसा बर्बाद करते हैं। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सदन की मर्यादा की धज्जियां उड़ा रही है। संबित पात्रा ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी और विपक्ष अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार विपक्ष, खास करके कांग्रेस पार्टी, सदन के मर्यादा की धज्जियां उड़ा रही है। ये स्पीकर साहब का बड़ा हृदय का परिचय था कि उन्होंने विपक्षी पार्टियों को बुला करके उसमें तारीख और नाम भी ठीक करवाया ताकि एक डेमोक्रेटिक तरीके से सदन चल सके। और उसी का कारण रहा कि यह विपक्ष के साथ चर्चा करने के पश्चात ये चर्चा की गई और आज का तारीख तय किया गया। आज जब सब कुछ प्रस्तुत है, आप देख रहे हैं एक दूसरे मोशन के साथ, एक दूसरे प्रस्ताव के साथ कांग्रेस पार्टी और विपक्ष आ गई है। कहीं ना कहीं ये जो अराजकता है कांग्रेस पार्टी की, एक परिवार का ये जो माफिया राज चल रहा है, जिसमें वो सदन को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले यहां पर एक छोटा सा ब्रेक। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। ट्रिंग ट्रिंग। हेलो, मैं तुम्हारे पापा के बचपन का दोस्त चतुर चाचा। प्रणाम चाचा जी। उनसे बेटे 5,000 लिए थे, अभी अभी तुम्हें ट्रांसफर किया है बेटे, पर गलती से 50 चले गए। पेमेंट मैसेज चेक कर लो बेटे और बाकी 45 मुझे लौटा दो। आपका मैसेज बाद में, पहले अपना बैंक अकाउंट चेक कर लो।
अरे मूर्ख ना हूँ मैं। शाबाश। यूपीआई कहता है कोई नकली पेमेंट का मैसेज भेजकर पैसे वापस मांगे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने संसद में पश्चिम एशिया की स्थिति पर बयान दिया। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नज़र रख रहे हैं और सरकार का मानना है कि सभी मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और विचार विमर्श किया जाना चाहिए। डॉक्टर जयशंकर ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की समिति की भी बैठक हुई, जिसमें क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक गतिविधियों और खाड़ी देशों में रहने वाले भारतीय समुदाय की सुरक्षा की समीक्षा की गई। Committee of Security (CCS) met on 1 March under the chairmanship of the Honorable Prime Minister. It was briefed on the airstrikes in Iran and the subsequent attacks in several Gulf countries. The CCS was concerned over the safety and security of the Indian community in the region. It also focused on the implications for regional security and for economic and commercial activities. The committee was apprised of difficulties faced by Indian travelers transiting the region and by students appearing for scheduled examinations in these countries. It directed all concerned ministries and departments to take appropriate measures to respond to these problems. Honorable Prime Minister continues to closely monitor emerging developments and relevant ministries are coordinating to ensure effective responses. डॉक्टर जयशंकर ने कहा भारत तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति का पक्षधर है। उन्होंने कहा भारत सरकार के लिए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार जैसे राष्ट्रीय हित सर्वोच्च प्राथमिकता हैं। Honorable Chairman, sir, let me conclude by highlighting the 3 guiding factors of our approach. 1. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3, our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. अगली खबर की ओर चलते हैं। बजट बाद चौथे वेबिनार में प्रधानमंत्री शामिल हुए। ये वेबिनार सबका साथ, सबका विकास, जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति विषय पर आयोजित किया गया। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन सहित 22 बजट घोषणाओं पर चर्चा होगी, जिसमें 193 विशेषज्ञ हिस्सा लेंगे। इसमें रोजगार बढ़ाने के उद्देश्य से एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए कंटेंट क्रिएटर लैब विकसित करने के अलावा स्वास्थ्य पेशेवरों के सत्र होंगे। प्रधानमंत्री ने देश के युवाओं के स्वास्थ्य, उनके स्किल और शिक्षा पर विशेष तौर पर जोर दिया। देश में एजुकेशन को एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्राइज से जोड़ने की दिशा में लगातार काम हो रहा है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप जैसे नए मॉडल्स में हमारी इसी अप्रोच का प्रतिबिंब है। आज भारत एवीजीसी सेक्टर यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स को बढ़ावा दे रहा है। भारत इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है। खबरें भी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गांव में आया नया हीरो, खरपतवार का डर हुआ जीरो। अब खेती का काम होगा खास, जब ये सुपरस्टार होगा हर किसान के पास। गांव का सुपरस्टार स्टील MH210 पावर वीडर। स्टील उपकरण लाए परिवर्तन। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आबकारी नीति मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ CBI की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल और अन्य सभी आरोपियों को नोटिस जारी किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि फिलहाल वो CBI जांच अधिकारी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाएगा। CBI के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से ये कहा कि वो इस सुनवाई में केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ ट्रायल शुरू करने की मांग नहीं कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये सुनिश्चित करने की अपील की कि निचली अदालत का फैसला प्रवर्तन निदेशालय के मामले पर असर न डाले। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की विस्तृत सुनवाई करने का निर्णय लिया और निचली अदालत से PMLA मामले में सुनवाई टालने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई अगले सोमवार को होगी। CBI ने इस मामले में साजिश के सभी पहलुओं को साबित करने के लिए 164 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, जिन्होंने ये बताया कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत किसे दी गई और किसके माध्यम से दी गई। CBI ने यह भी दावा किया कि विजय नायर के संपर्क में 2 राजनीतिक दलों के नेता थे और उनके पास ईमेल और व्हाट्सएप चैट्स के पुख्ता प्रमाण हैं। CBI ने कहा कि ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है और उनके पास मामले को साबित करने के लिए ठोस सबूत हैं। और वहीं दिल्ली की शराब नीति को लेकर राजनीति तेज हो गई है। BJP नेता कमलजीत सहरावत ने केजरीवाल सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आबकारी नीति लागू करने में कई नियमों को नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि इस मामले में कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। कोर्ट के फैसले से सच्चाई सामने आएगी। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में जिस तरह से अपनी सरकार चलाई वो हम सबके सामने है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो फैसला दिया वो लीगल मैटर है और अब CBI की तरफ से हाई कोर्ट में अपील की गई है और उसके लिए जो अभी स्टेप उठाए गए वो लीगल मैटर है। लेकिन मैं एक जनता की या एक जनप्रतिनिधि के रूप में कहना चाहूँ तो दिल्ली में जिस तरह से शराब पॉलिसी को लाकर दिल्ली का नाश करने की एक नीति बनाई गई वो अपने आप में शर्मनाक है। जिस तरह से सारे नियम कायदों को ताक पे रख दिया गया और दिल्ली को पानी देने की बजाय शराब में डुबोने की जो कोशिश थी वो शर्मनाक थी। लीगल मैटर कोर्ट देख रहा है, वो आज समय आने पे पता चलेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के धरने को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा हमला बोला है। BJP नेता राहुल सिन्हा ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, इसलिए धरने में कुर्सियां खाली पड़ी हैं। उन्होंने कहा कि जो पार्टी फुटपाथ से शुरू हुई थी अब वही फिर से फुटपाथ पर आ गई है। तृणमूल कांग्रेस का माफिक चोर डाकात का पार्टी को आमंत्रण जाने के लिए कोई BJP कार्यकर्ता नहीं जाए। लोग तो अभी नहीं आ रहा है, सबको पता चल गया जो परिवर्तन होने वाला है। फुटपाथ में जो पार्टी बना था वही पार्टी फिर फुटपाथ में आ गया और इसीलिए तृणमूल का भविष्य कुछ नहीं है। ये सारे तृणमूल कार्यकर्ता को मालूम हो गया, इसीलिए कोई नहीं आ रहा है, अभी कुर्सी खाली रहता है। हिंदू मुसलमान सारे इकट्ठा होकर तृणमूल कांग्रेस को हटाएगा। CPM से बुरी हालत तृणमूल कांग्रेस का होगी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू और चुनाव आयुक्त डॉक्टर विवेक जोशी ने आज कोलकाता में पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, CEO और आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चुनाव संबंधी तैयारियों, व्यवस्थाओं और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर चुनाव आयोग के अधिकारियों ने राजनीतिक दलों के सुझावों को भी सुना और उन्हें भरोसा दिलाया कि आगामी चुनाव प्रक्रिया को स्वतंत्र
निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को कोलकाता में भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की पूर्ण पीठ से मुलाकात की। इस दौरान भाजपा ने चुनाव आयोग के समक्ष अपनी कुछ अहम मांगें और सुझाव पेश किए हैं, जो पश्चिम बंगाल में आगामी चुनावों की निष्पक्षता, पारदर्शिता और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से हैं। भाजपा ने सुझाव दिया है कि चुनाव केवल एक चरण में या अधिकतम 2 चरणों में आयोजित किए जाएं, जिससे चुनावी प्रक्रिया जल्दी और पारदर्शी तरीके से पूरी हो सके। भाजपा ने मांग की है कि पिछले 3 चुनावों में जिन अधिकारियों को चुनाव आयोग ने स्थानांतरित किया था, उन्हें फिर से विधानसभा चुनाव से पहले स्थानांतरित किया जाए ताकि निष्पक्षता बनी रहे। इसके अलावा जिन बूथों पर हिंसा हुई थी और जिन बूथों पर 85% या उससे अधिक मतदान हुआ है, उन्हें संवेदनशील घोषित किया जाए और उनके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की जाए। साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF की पर्याप्त संख्या में तैनाती की जाए और उन्हें स्थानीय पुलिस के प्रभाव से मुक्त रखा जाए। इसके अलावा CAPF नोडल अधिकारी को ये निर्देश दिया जाए कि वो स्थानीय लोगों से किसी भी प्रकार की मेहमान नवाजी स्वीकार न करें, जैसा कि पिछले चुनावों में देखा गया था। भाजपा ने मांग की है कि मतदान के दौरान पोलिंग एजेंटों को मतदान कक्ष के बाहर बैठने की व्यवस्था की जाए ताकि वो चुनावी प्रक्रिया में दखल न डाल सकें। प्रोजेक्ट चीता के लिए गर्व का पल उस समय सामने आया जब नामीबिया से लाई गई चीता ज्वाला ने कुनो नेशनल पार्क में 5 शावकों को जन्म दिया। चीता ज्वाला तीसरी बार मां बनी है। इन शावकों के जन्म के साथ ही भारत में जन्मे और पल रहे चीता शावकों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। साथ ही ये भारतीय धरती पर चीतों का 10वां सफल लिटर भी बन गया है, जो देश में चीता संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। इस सफलता के पीछे वन्यजीव विशेषज्ञों, पशु चिकित्सकों, फील्ड स्टाफ और इस परियोजना से जुड़े सभी कर्मियों की मेहनत, कौशल और समर्पण का बड़ा योगदान है, जो लगातार जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। नए शावकों के आगमन के साथ ही भारत में चीतों की कुल संख्या अब बढ़कर 53 हो गई है। दिल्ली के भलसुआ DDA स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में BGT द्वारा एक गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। महिला दिवस पर आयोजित इस टूर्नामेंट के 8वें संस्करण में 60 गोल्फर ने भाग लिया, जिसमें 8 साल के युवा से लेकर के 87 साल के सीनियर सिटीजन ने शिरकत की। देश में गोल्फ के खेल को बढ़ावा देने के लिए लगातार ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं, जहां पर दिल्ली NCR के आसपास से और अन्य राज्यों से भी खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। गोल्फ एक ऐसा खेल है जो न केवल आपको फिट रखता है, बल्कि आज के समय में कई भारतीय गोल्फर जो इन्हीं छोटे छोटे टूर्नामेंट से सीख करके देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जल्द ही अन्य खेलों की तरह भारतीय गोल्फर भी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं में देश के लिए पदक जीतेंगे और इस खेल को नई बुलंदियों तक ले जाएंगे। 60 पार्टिसिपेंट्स है। उनकी एज ग्रुप 8 साल से लेके 80 साल के पार्टिसिपेंट्स खेल रहे हैं। बच्चे भी है, महिलाएं भी है और जेंटलमैन भी है। और ये जो गोल्फ कोर्स है, ये बहुत सुनहरा और सुंदर गोल्फ कोर्स है ईस्ट दिल्ली में, जहांगीरपुरी में। लेकिन ये गोल्फ कोर्स की जानकारी ज़्यादा लोगों को नहीं है। जो यहाँ खेल रहे हैं वो पहली बार खेल रहे हैं। वो बहुत खुश है कि हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे भी जगह में गोल्फ कोर्स है और इतना सुनहरा कोर्स है। तो हमने सोचा अगर इसको प्रमोट किया जाए तो गोल्फ बढ़ेगी। दिल्ली के NCR में लोग गुड़गांव से आए हैं, नोएडा से आए हैं, ग्रेटर नोएडा से आए खेलने के लिए। उनको काफ़ी मैंने इंजॉयमेंट के लिए बोला। जैसे जैसे इकोनॉमिकली लोग लिफ्ट होते हैं, पैसा होता है गेम खेलने का, अब इंडिया की बारी आई है। और इंडिया में जैसे चाइना में बहुत गोल्फ खेलते हैं लोग, अब इंडिया में लोग खूब बहुत गोल्फ खेलेंगे। आप देखेंगे 5 साल बाद यहाँ पर मेंबरशिप जो आज का रेट है उससे कहीं ज़्यादा होगी, क्योंकि लोगों को यहाँ पर अब शौक चढ़ रहा है गोल्फ खेलने का। I came to the course for the first time and I was pretty shocked to see such a wonderful course. I didn't even know this course existed. तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज़ के साथ। नमस्कार।